हेलो एवरीवन, आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक के 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, हम लोग रीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने रीट के सिलेबस में अभी तक 2 टॉपिक देखे हैं। सबसे एंड वाला जो टॉपिक था वो हमने देखा था सरल ब्याज से रिलेटेड टॉपिक। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, या हिंदी में बोले तो हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बेसिक बात करें एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, तो दोनों से ही मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो तैयारी का लेवल रखेंगे, हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के जो रीट की, अगर स्पेशली रीट की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आ रहे हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं वो सारे ही कवर करवा दिए जाएँ। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। वैसे जितना मुझे लगता है सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे, क्योंकि सब लोग साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स तो सभी को पता होंगी। फिर भी हम लोग एक बार जनरल बात कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट वो है जो कोई भी अमाउंट या कोई भी रुपए मैंने उधार लिए हैं और उस पर मुझे जैसे 10%, जैसे मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं और 10% मुझे ब्याज देना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, अगले साल जो ब्याज लगेगा, जैसे मैंने 3 साल के लिए उधार लिए हैं, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पे ना लग के 10% भी उसमें ऐड होगा। जैसे मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं, 10% ब्याज देना है, इसका मतलब अगले साल ब्याज मिला के टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपये। ठीक है, 100 रुपये तो पहले के, 10% जो ब्याज के 10 रुपये निकलेंगे वो, तो अगले साल जो मुझे ब्याज जोड़ना है वो 100 रुपये पे ना जोड़ के 110 रुपये पे जोड़ना है। अगर मैं 100 रुपये पे ही हर साल ब्याज जोड़ रही हूँ, इसका मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम हर साल 10% ब्याज ऐड करके जो नया मूलधन आ रहा है उसमें ब्याज जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। नॉर्मली जो क्वेश्चन अभी तक आया है बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आया है, इतना ज़्यादा डेप्थ में कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, और दर हमेशा R से डिनोट की जाती है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए या मिश्र धन के लिए, ये जो A है ये अमाउंट को शो करता है। मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन 1 + R/100 पावर T। R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T यहाँ पर टाइम है। ठीक है, अगर इसी की जगह मुझे मिश्र धन निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू अननोन है जो मुझे नहीं पता है और बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकालना है। सेम वे में अगर मुझे मिश्र धन ना निकालना है और ब्याज निकालना है, ठीक है, तो हमें सभी को पता है ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारे पास मिश्र धन का फॉर्मूला है, अगर इसमें से मैं मूलधन माइनस कर दूं, या ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऊपर वाली सेम टर्म लिखी हुई है, इसमें से मैं P माइनस कर दूं, यानी मूलधन माइनस कर दूं और P कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये वाली टर्म बचेगी, ये शो करेगी ब्याज को, या इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें गिवन होंगी, हमें या तो मिश्र धन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन बेसिक टर्म्स में कुछ टर्म एडिशन में नहीं दे रखी हैं। वो टर्म्स ऐसी हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है कि जो हमने ब्याज की दर लगाई है वो वार्षिक है, अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है। इंग्लिश में बोले तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, किस रेंज के अकॉर्डिंग ब्याज लग रहा है। तो अगर ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर साल भर का ब्याज इंक्लूड हो रहा है, साल भर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो हमने जो फॉर्मूला देखा है सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर अर्धवार्षिक ब्याज दे होता है या अर्धवार्षिक लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम को ले लेते हैं दुगना और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है हमारी आधी। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, हम ब्याज साल में 2 बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आधे आधे साल को हम एक पूरा स्लॉट मान के चल रहे हैं। इसका मतलब एक साल को अगर आधा करूंगी, दैट मीन मुझे हर साल में 2 बार ब्याज काउंट करना है, इसलिए जो गिवन टाइम होगा उसको दुगना कर देंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आधा हो जाएगा। सिमिलर केस में अगर त्रैमासिक की बात करें या क्वार्टरली की बात करें,
तो एक साल में अगर क्वार्टर काउंट करें तो हमारा जो टाइम होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तीन महीने का गैप अगर लेकर चलोगे तो टाइम हो जाएगा हमारा 4 गुना, और जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी r/4 या 1/4 हो जाएगी, ठीक है। एक वर्ष में होने में कोई दिक्कत नहीं है, जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है हमें वही अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चंस हैं। देखने में लग रहा है कि सिंपल है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी तक जो लेवल रहा है रीट के क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है, तो ये जो नॉर्मल टाइप है इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हमारा मेन एम होगा क्वेश्चन को देखकर उसके टाइप्स डिस्कस करना। बेसिक जो कैलकुलेशन है वो सभी लोग खुद कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटिव पार्ट बहुत बड़ा है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमें दिया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपये कितने साल में 2420 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमें देखो R दिया है 10%, हमारा जो मूलधन है यानी P जो दिया है वो है 2000 रुपये, ठीक है। और जो मिश्र धन है वो हमें दे रखा है, यानी A की वैल्यू दे रखी है 2420, ठीक है। टाइम हमें पता नहीं है, हमें ये पता करना है कि 10% ब्याज की दर से इतने पैसे कितने टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पीछे वाला ही। हमारे पास A के लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। मैं सारी वैल्यू सिर्फ रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। A की वैल्यू है मेरे पास 2420, P की वैल्यू है 2000, 1 प्लस R है मेरे पास 10, और टाइम मुझे पता नहीं है, उसको मैंने T एज इट इज रखा है, ठीक है। ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर इधर शिफ्ट कर लिया जाए तो ये टर्म बचेगी कुछ ऐसी। जब भी ऐसी टर्म बच रही है हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाने की कोशिश करनी है। दोनों ब्रैकेट्स जब सेम होंगे तो हम पावर कंपेयर कर पाएंगे। मतलब मुझे निकालना T है, तो पावर कंपेयर करने के लिए यहाँ जो टर्म बने और यहाँ जो टर्म बने, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो हम पावर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको कैंसिल करके देखूँ तो देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 121, नीचे 100। अब हमें क्लियरली पता है 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है और 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, यानी हम लेफ्ट वाली टर्म को लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। और जो इधर वाली टर्म है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद भी टर्म आएगी 11/10 पावर t। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अब दोनों तरफ बेस इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली टाइम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब अगर 10% ब्याज लगाया जाए तो ये जो धनराशि है ये 2 साल में इतने गुना हो जाएगी। इतने गुना नहीं, सॉरी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2500 रुपये का 2.5 वर्ष का 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और हमारा जो ब्याज है वो ईयरली ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास P दिया हुआ है 2500, टाइम जो दिया है वो दिया है 2.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6%, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो दे रखा है 2.5 साल। अब हम 2.5 साल पावर में कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा, ऐसा भी नहीं कर सकते कि टाइम को डबल करना है या 4 गुना करना है, क्योंकि ब्याज भी ईयरली ही चल रहा है, तो हमें टाइम में एज सच कोई चेंजेस नहीं करना है। अब दिक्कत यह है कि टाइम को 2.5 साल जो है वो पावर में लिख के सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम जो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला तो हमारा सेम चलेगा, लेकिन जो टाइम है उसको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। कैसे अलग लिखेंगे, देखो अमाउंट मुझे निकालना है, A एज इट इज़ है, P की जगह मैंने लिखा है 2500,
अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 2.5 ईयर है इसमें से 2 साल के लिए ब्याज अलग निकाल रही हूँ और अगले आधे साल के लिए मैं ब्याज अलग निकाल रही हूँ। तो 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम रेट लगा लेंगे 6/100 पावर 2, ठीक है। ये जो 2 है ये 6% ब्याज के लिए 2 साल का इंटरेस्ट बता रहा है, ठीक है। अब ये जो अगला ब्रैकेट है ये हमें बता रहा है अगले आधे साल के लिए ब्याज, ठीक है। इस आधे साल को मैं मान के चल रही हूँ, मुझे ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक, ठीक है, बिकॉज आधे साल की बात हो रही है। तो ये जो ईयर दे रखा है इसको मैं अर्धवार्षिक के कॉन्सेप्ट से यूज़ करके आगे सॉल्व करूँगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम मान के चलेंगे कि हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा दुगना और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगी आधी। तो जो आधा साल था वो डबल होके हो जाएगा 1 साल, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ मैंने 6 यूज़ किया था वहाँ पर अब हम यूज़ कर लेंगे 3, ठीक है। तो ये होता है बेसिक ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, जब भी 2.5 ईयर दिया हुआ है और ब्याज वार्षिक ही दे रखा है। तो उस वार्षिक के केस में जो पूरे साल हैं या जो कंप्लीट ईयर्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लो, और पीछे वाले को अकॉर्डिंगली तुम आधा साल मान सकते हो, 1/4 ईयर मान सकते हो, ऐसी ही कोई कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई होगी, ठीक है। आगे मैं पूरा आंसर निकाल के नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ से जो सॉल्व करके टर्म आएगी वो कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 106/100 और पावर में स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 103/100। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी टर्म आएगी वो हमारा फाइनल आंसर डिनोट करेगी। अच्छा, ये भी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अमाउंट निकाला है और हमें क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो एक स्टेप और इंक्रीज करनी पड़ेगी इसके आगे। ये जो आंसर निकलेगा ये शो करेगा अमाउंट ए को, और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस मूलधन। तो यहाँ अमाउंट का जो आंसर आएगा वो लिखोगे और मूलधन हमारा है 2500 रुपये। ये इसमें से माइनस करने के बाद जो टर्म आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी हम ये टर्म मिस कर देते हैं, फॉर्मूला के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ए निकाल के छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोला है। तो हमें इसके आगे जाके मूलधन माइनस करना है और जो आंसर निकलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज को शो करेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने सरल ब्याज के लिए भी बताया था कि सरल ब्याज में जब राशि दुगनी चौगुनी या n गुना हो जाती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हर बार एग्जाम में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आता ही है कि आपकी दी गई राशि इतने गुना हो गई है, उस केस में क्या करना है, ठीक है। तो सरल ब्याज के केस में तो हम लोग देख चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में देखो वैसे बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं या नॉर्मल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करना बता रही हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, ठीक है। हमें दिया हुआ है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, हमें बताना है ये कितने टाइम में 8 गुनी हो जाएगी। ऐसे केस में हमेशा आपको धनराशि नहीं पता होगी तो आप कंसीडर कर लो कि आपकी धनराशि जो है वो है P। मैंने मान लिया मेरा मूलधन है P, ठीक है, ये मैंने माना है। अब मुझे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज से ये राशि जो है 15 साल में दुगनी हो जाती है। मतलब मैं रफली लिख के बता रही हूँ कि 15 साल में अगर मेरे पास पहले राशि P थी तो 15 साल में ये चेंज हो जाएगी 2P में, यानी दुगनी हो जाएगी, P की डबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, मुझे आंसर में चाहिए ये 8 गुनी कब हो जाएगी। तो मैं इधर चेक करूँगी, अभी तो सिर्फ 2 गुनी हुई है, अगले 15 साल में कितनी हो जाएगी। स्टार्टिंग के जो 15 साल है उसमें 2 गुनी हो गई है, अगले 15 साल में ये जो राशि है इसकी फिर से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कितनी हो जाएगी टोटल 4 गुनी, स्टार्टिंग की 4 गुनी और इस राशि की 2 गुनी, ठीक है। अब एक और 15 साल की बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे के 15 साल में अब जो नई राशि आई है ये उसकी फिर से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 8 गुनी। तो जो स्टार्टिंग वाला हमारा मूलधन है उसकी 8 गुनी हो जाएगी इस केस में यहाँ पर, और हमें यही फाइंड करके बताना है कि 8 गुनी कब होगी, ठीक है। तो ये कितनी बार में हुई है, पहले 15 साल में 2 गुनी, दूसरे 15 साल में 4 गुनी और तीसरे 15 साल में 8 गुनी। मतलब टोटल हमारे पास कितना आ गया है
45 ईयर्स। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 45 साल में ये जो राशि है ये 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो अगेन हमें दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया है कि मेरा मूलधन जो है वो P है। अब मुझे बोला है 4 साल में ये राशि क्या है, दुगनी हो रही है। मतलब अगर मैं 4 इयर्स की बात कर रही हूँ तो मेरी जो P वाली राशि है वो हो जाएगी 2P। ठीक है, अब मुझे फाइंड ये करके बताना है कि ये 8 गुनी कब होगी। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पहले 4 साल में ये हो जाएगी 2 गुनी, उसके बाद इसके अगले 4 साल में ये इस राशि की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी 2P की 2 गुनी, मतलब कि स्टार्टिंग की 4 गुनी, राइट। इसके आगे वाले 4 साल में और जो अगले 4 साल होंगे उसमें ये 4P की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 8 गुनी। स्टार्टिंग जो P वाली राशि थी उसकी 8 गुनी। हमें 8 गुने के लिए ही आंसर निकालना है। मतलब अगर मैं टोटल ईयर्स काउंट करूं तो मेरे पास हो जाएंगे 12 साल। इसका मतलब जो मेरी गिवन जो भी मूलधन है वो 4 वर्षों में अगर दोगुना हो रहा है तो 12 साल में वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्याज जो है अर्धवार्षिक दिया गया है, दर हमारे पास 20% है। जो जो चीज़ें लिखी दी हुई हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो R मेरे पास है 20% और मूलधन है मेरे पास 1000 रुपये, और कितने रुपए हो जाएगी इसका मतलब अमाउंट मेरे पास दे रखा है 13310 रुपीज़। इसके साथ एक चीज़ एडिशन में दे रखी है कि हमारा जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक होता है इसका मतलब क्या है, जो मेरी दर है वो मुझे आधी लेनी है और जो टाइम है वो दुगना लेना है। ठीक है, और फॉर्मूला मुझे सेम यूज़ करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ये, एक ही जगह मैं रिप्लेस करूँगी 13310। मूलधन मेरे पास है 1000 रुपये, 1 प्लस R मेरे पास यहाँ 20 गिवन है, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे 10%। क्यों? क्योंकि हम अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं। टाइम मुझे फाइंड करना है, लेकिन अर्धवार्षिक की बात है तो मुझे यहाँ टाइम लिखना पड़ेगा 2T। ठीक है, जो क्वेश्चन में मिस्टेक होती है वो यही होती है, हम टाइम दुगना नहीं करते हैं। हमने दर तो आधी कर दी है लेकिन T दिया हुआ है तो हम T में ही चलाते हैं आंसर, और उसी केस में हम गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये टर्म सॉल्व करने के बाद हो जाएगी 1330 अपॉन 1000, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ भी LCM ले लेंगे तो टर्म हो जाएगी 11/10 पावर 2T। ठीक है, इधर सॉल्व करके देखें तो देखो क्लियरली पता है 1331 जो है 11 का क्यूब होता है, और 100 जो है 10 का, सॉरी इधर एक 0 कम है, यहाँ 10,000 है। ठीक है, मैंने 1000 ही लेकर चला है, क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, मूलधन जो है 10,000 है, तो एक 0 यहाँ इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो 1000 जो है ये 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 11/10 का क्यूब। राइट साइड में चल रहा है 11/10 पावर 2T। बोथ साइड अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2T = 3, यानी T आ जाएगा 3/2। इसका मतलब 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन A। लेकिन अगर यहाँ पर 2T नहीं लगाते हैं तो हम हमेशा गलत ऑप्शन कंसीडर करेंगे आंसर के लिए। नेक्स्ट देखिए, देखो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो 2 जगह इंक्लूड होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी बनते हैं और परसेंटेज में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है। परसेंटेज में हमें स्पेसिफिकली दे रखा है जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ऐसा टॉपिक क्लियरली दे रखा है। तो ये जो टॉपिक है दोनों कंबाइंड हैं आपस में, फॉर्मूला यही चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो टाइप है इस पे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सेम टॉपिक 2 बार इंक्लूड किया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और परसेंटेज में तो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आपको जनसंख्या वृद्धि दर देखकर ही आनी है। ठीक है,
ऐसे केस में क्या होता है, हमें हर साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर साल के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ होता है। जैसे बोलेंगे पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, दूसरे साल में 20% था, तीसरे साल में 5% था। और ऐसा भी बोल सकते हैं पहले साल कम हुई जनसंख्या, दूसरे साल बढ़ गई, तीसरे साल फिर से कम हो गई। तो उस केस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होगा ये, यहाँ हम लोग 1 + R1/100 पावर T1, 1 + R2/100 पावर T2 एंड सो ऑन चलता रहेगा जितने भी सालों की बात हो रही है। और अगर वृद्धि की बात हो रही है तो ये साइन प्लस में रहेगा, अगर कमी की बात हो रही है तो ये जो बीच वाला साइन है इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। जब भी जनसंख्या बढ़ रही है तो बीच में प्लस साइन लगेगा, और जब भी कमी हो रही है, जनसंख्या कम हो रही है, तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो पूरी बात थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 3 सालों में जनसंख्या जो है पहले साल में 6% बढ़ी है, दूसरे साल में 5% कम हुई है, तीसरे साल में वापस 4% बढ़ी है। ये लाइन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लाइन ऐसा लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व की अनुमानित जनसंख्या ज्ञात करो, ठीक है। हमें अभी की जनसंख्या दे रखी है, 3 साल पहले की जनसंख्या निकालनी है। अब अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अभी वाली जो जनसंख्या है वो डिनोट करेगी अमाउंट को, ठीक है, बिकॉज हमें पास्ट की जनसंख्या निकालनी है। तो पास्ट वाला जो चीज़ होगा वो हमारा मूलधन की जगह डिनोट करेगा, और ये जो जनसंख्या दी है ये ए की जगह डिनोट करेगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यही वाला यूज़ कर रहे हैं। मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रही हूँ इस बार, ए की जगह यूज़ किया है ये टर्म। पी मुझे निकालना है, यानी 3 साल पहले की अनुमानित जनसंख्या मुझे निकालनी है। पहले साल में वृद्धि हुई है इसलिए साइन प्लस का लगेगा। आर मेरे पास 6% है, 6/100 पावर 1, क्योंकि पहले साल की यानी 1 साल की ये बात हो रही है। दूसरे साल में 5% कमी हो रही है इसलिए साइन लगेगा नेगेटिव। टाइम अगेन 1 ईयर है इसलिए 1 साल ही लिखेंगे। उसके अगले साल में 4% वृद्धि हुई है तो 1 + 4/100 पावर 1, ठीक है। ये अलग अलग 3 सालों के लिए बात हो गई है। अगर यही चीज़ ऐसे बोली होती 2 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ी और अगले 1 साल में इतना, तो हम यहाँ पर पावर में 2 लगा देते, लेकिन ये तीनों सिंगल ईयर की बात हुई है इसलिए ईयर लगा दिया है। और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लगाया है क्योंकि जनसंख्या में कमी हुई है, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, हमें सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 106/100 इंटू 95/100 इंटू 104/100। ये सारी टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू होगी 130,910 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 106 इंटू 95 इंटू 104। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो टर्म आएगी वो आपका फाइनल आंसर शो करेगी, यानी कि 3 साल पहले की जनसंख्या को वो शो करेगी, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट सिर्फ इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना तो आते ही हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज जो क्वेश्चंस किए हैं वो तो कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे। अगली बार जो क्वेश्चंस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़ा सा लेवल अप होंगे, ठीक है। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का जनसंख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हमें ये बोला है एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या हर साल 10% बढ़ रही है, ठीक है। हर साल 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 2016 में ये जनसंख्या 1500 थी, हमें बताना है 2018 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर ये लक्ष्य रखा जाए तो 15 की जनसंख्या हमें दे रखी है, इसका मतलब P हमें दे रखा है, अमाउंट हमें फाइंड करना है। अभी वाला तो दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, अभी वाला दे रखा था लेकिन 3 साल पहले का फाइंड करना था, तो इससे जस्ट उल्टी बात कही गई थी, ठीक है। अभी के केस में हमारे पास P दिया हुआ है 1500,
ठीक है। P मेरे पास है 1500, R दिया हुआ है 10%, टाइम मेरे पास है 2 साल, क्योंकि 2016 से लेकर 2018 तक की बात हो रही है और A मुझे फाइंड करना है। तो A हो जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस 10/100 पावर 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना था। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 15 इंटू 121, सो योर आंसर विल बी 1815। तो आपका जो अमाउंट होगा, इसका मतलब जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 2016 से 2018 में बढ़ के इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से जो रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं। वो एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें हम इससे डिपेंडेंट दोनों के क्वेश्चन मिला के करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दिया है या दोनों में से कोई एक चीज़ दी हुई है और बची हुई चीज़ फाइंड करने को बोली है, तो वैसे क्वेश्चंस भी हम करके देख लेंगे। कभी कभी वैसे क्वेश्चन आने का चांस भी बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।